ऑलराइट बच्चों, आपका सबका स्वागत है इस वीडियो में। टेक्स्ट बुक रीडर चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो जैसे कि सबको पता है कि इस चैनल में और इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक को रीड करते हैं और रीड करते करते उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को टेक्स्ट बुक कैसे रीड किया जाए ये भी पता चलता है। क्योंकि लिए सीबीएसई का टेक्स्ट बुक जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। इट इज़ ए गाइड टू ए टीचर मोर देन इट इज़ ए गाइड टू ए स्टूडेंट, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। इसलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए ये एक एड है। सो हाउ टू रीड द टेक्स्ट बुक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड स्टफ, और उसी के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पर जो मैं अभी खोलूँगा यहाँ पे, ये सबसे लेटेस्ट वाला है। क्योंकि लिए रैशनलाइजेशन भी कंसिडर करना पड़ता है। सीबीएसई ने कुछ कॉन्सेप्ट्स हटा दिए हैं, तो उसके चलते रैशनलाइज्ड सिलेबस कंसिडर करना पड़ता है। तो ये पीडीएफ खुल रहा है और ये रहा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है 2025 में ख़रीदा हुआ, तो आपको ऐसा उसमें का मैटर मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन। Both electricity and magnetism have been known for more than 2000 years. However, it was only about 200 years ago, in 1820, that it was realized that they were intimately related. During a lecture demonstration in the summer of 1820, Danish physicist Hans Christian Ørsted noticed that a current in a straight wire caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass needle. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या समझाया है देखते हैं। इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है वो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स माने जाते थे 2000 सालों के लिए, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 0 BC और 0 AD, आई मीन 0 ईयर। ए BC भी बोल सकते हैं, AD भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एट द ओरिजिन। सो ज़ीरो क्योंकि लिए अभी 2025 चल रहा है, तो 2000 साल पहले इट विल बी अराउंड 0 ईयर्स एट बर्थ ऑफ क्राइस्ट बेसिकली। सो तभी के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का मालूम था और मैग्नेटिज्म का भी मालूम था। और लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ऐसा सिर्फ 200 साल पहले पता चला है। यानी रफली स्पीकिंग 1800s में 1800s में पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। और वो कैसे पता चला? 1820 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड, और वो डैनिश था। डैनिश यानी इट विल बी हॉलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेते हैं गूगल में जाके। डैनिश का मतलब डेनमार्क का भी हो सकता है। डैनिश मीनिंग डेनमार्क, यस, रिलेटिंग टू डेनमार्क और इट्स पीपल ऑफ और द लैंग्वेज ऑफ डेनमार्क। सो डेनमार्क आता है न्यूयॉर्क, सॉरी, यूरोप में। सो डेनमार्क का एक साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड, और उसने पता लगाया कि अगर एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट भेजा गया है, उसमें से उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है वायर के आसपास। सो अगर ये वायर है तो इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया।
सो इफ यू हैव अ वायर, स्ट्रेट वायर, करंट बह रहा है यहाँ से, ये करंट कहाँ से आ रहा है डजेंट मैटर, करंट कहाँ जा रहा है डजेंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने पाया कि इसके वायर के नज़दीक अगर कंपास रखा, मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाने वाला कंपास, तो वो कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था फ्रॉम व्हाट द नॉर्मल रीडिंग शुड बी। तो ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, तो क्यों दिखा रहा था, इसका इन्फरेंस ऑर्स्टेड ने ये निकाला कि ये जो वायर है, वायर मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है उसके आसपास, क्योंकि लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, only magnetic field can influence a magnet। अब ये जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, ये कंपास एक मैग्नेट है क्या, तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये कंपास के अंदर क्या होता है, नीडल होती है। ये जो नीडल है, ये नीडल बेसिकली एक बार मैग्नेट जैसा ही होता है, एकदम पतला बार मैग्नेट जो फ्लोट कर रहा हो, सस्पेंडेड हो। सो अ नीडल इन द कंपास, मैग्नेटिक कंपास इज बेसिकली अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। और वायर के नजदीक ये बार मैग्नेट इन्फ्लुएंस हो रहा है वायर की वजह से, तो इसका मतलब ये होता है कि वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर ऑफ किया तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो गायब हो रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये हो गया सबसे पहला इंटरकनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर एरो लिखा है क्योंकि ये वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द करंट। तो ये सबसे पहले उसने इन्फर किया। अभी उसके ऊपर और भी डिटेल्स हैं, लेकिन दिस इज व्हाट इज रिटन अप टू दिस पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। He investigated this phenomena. He found that the alignment of needle is tangential to an imaginary circle which has the straight wire as its center and has its plane perpendicular to the wire। तो यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा है देखते हैं। तो हैंस ऑर्स्टेड ने ये तो देख लिया कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो इस चीज को उसने और इन्वेस्टिगेट किया कि बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कितना अमाउंट है और उसका डायरेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। तो उसने ये पाया कि मान लो ये वायर है ऊपर की ओर जा रही है, ओके, ये करंट है ऊपर की दिशा में, तो यहाँ पे अगर कंपास रखा तो उसकी दिशा ऐसे थी अपनी ओर, टुवर्ड्स द रीडर। यहाँ पे कंपास रखा तो उसकी दिशा यहाँ पे है, यहाँ पे कंपास रखा तो उसकी दिशा वहां पे है, और यहाँ पे उसके वायर के पीछे, दिस इज बिहाइंड द वायर, तो वायर के पीछे अगर कंपास रखा तो उसकी दिशा यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो ये जो एरो है, कंपास जो एरो दिखा रहा है, ये जो डायरेक्शन है, इट इज लाइक ए टेंजेंट टू सम इमेजिनरी सर्कल। तो सारे जो लाइंस है वो टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है फॉर ए इमेजिनरी सर्कल। और ये इमेजिनरी सर्कल के बारे में ऑर्स्टेड ने लिखा है। सो ऑर्स्टेड फाउंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस इमेजिनरी सर्कल विच हैज द स्ट्रेट वायर एट इट्स सेंटर। यानी ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये स्ट्रेट वायर है। यानी इसको अगर ऊपर से देखा जाए, ऊपर से अगर तुम ऐसे देखोगे इसको, तो ऊपर से क्या दिखेगा, वायर तो खाली एक डॉट दिखेगा,
क्योंकि वायर स्क्रीन से परपेंडिकुलर आ रहा है अपनी ओर, और ये जो सर्कल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो सेंटर है इट इज द वायर, ये जो सेंटर है इट इज द वायर, और ये जो सर्कल का प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू द वायर। सर्कल जो है वो परपेंडिकुलर टू द वायर है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। दिस सिचुएशन इज डिपिक्टेड इन फिगर 4.1a। It is not noticeable when the current is large and the needle sufficiently close to the wire so that the Earth's magnetic field may be ignored. So 4.1a जो है वो ये डायग्राम है, ये वाली डायग्राम। सो ये वही चीज है जो मैंने डिपिक्ट की थी। ये क्या है, डायमंड, सॉरी ये हाँ डायमंड जैसा जो शेप है ऐसा, इसके नीचे कलर किया है और ऊपर कलर नहीं किया है। इसका मतलब ये है जो कलर किया हुआ पार्ट है वो नॉर्थ पोल है, जो कलर नहीं किया हुआ पार्ट है वो साउथ पोल है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट द मीनिंग इज। तो ये सब कंपास के नीडल्स है। तो कंपास का नीडल्स देखो, नीडल कैसे जा रहा है। सो दिस इज लाइक ए टेंजेंट टू ए सर्टन सर्कल, सर्टन इनविजिबल इमेजिनरी सर्कल। तो ये चीज लिखी है, इट इज नोट दैट द वायर। और इसमें और एक चीज जो है वो है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसमें इग्नोर किया है। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज स्मॉल कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द वायर। यानी ये जो वायर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। अगर ये सच नहीं रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, जो कंपास का नीडल है, वो कंपास नीडल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी उतना ही इफेक्ट, उतना ही रिप्लाई करेगा या उतना ही रिस्पॉन्ड करेगा जितना वायर के मैग्नेटिक फील्ड को करेगा। सो देयर विल बी अ स्लाइट डिफ्लेक्शन अगर ये चीज रही तो। इसलिए टेक्स्ट बुक में लिखा है कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। नेक्स्ट, तो हमने यहां से लेकर यहां तक कर लिया। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल। 4.1b, the deflection increases on increasing the current or bring the needle closer to the wire। तो इसमें ये लिखा है कि अगर ये जो करंट है, करंट जो है ऊपर की दिशा में जा रहा है, मैंने बनाया था, अगर ऊपर की दिशा में न जाकर करंट जो है वो नीचे की दिशा में जा रहा होता तो यहाँ का जो कंपास है वो इस दिशा की जगह पे उस दिशा में जाएगा, उल्टी दिशा में, रिवर्स। यहाँ का कंपास इस दिशा में जाएगा, यहाँ का कंपास इस दिशा में, और यहाँ का कंपास उस दिशा में। सो यू विल हैव a current, a magnetic field or a circle whose direction is this, ऐसे जा रहा है गोल गोल। ठीक है, तो अगर इसको डायरेक्शन बना दिया जाए तो ये करंट बाद में, बाय द वे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में भी बात करेंगे एज वी अराइव एट दैट कॉन्सेप्ट, एट दैट सेक्शन। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट किया तो जो सर्कल का डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ से लेकर रिवर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आयन फाइलिंग्स, इसको फाइलिंग्स बोलते हैं। फाइलिंग्स यानी छोटे छोटे आयन के टुकड़े। फाइल का मतलब है उसको घिसना, किसी चीज को घिसने को बोलते हैं फाइल। सो फाइल, और आगे लिख देता हूं मेटलर्जी, मेटल, देखो आ गया मेटल। तो इसमें इमेजेस में जाके तुमको समझ में आएगा फाइल मतलब क्या होता है। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये जो घिस रहा है इस चीज को बोलते हैं फाइलिंग, इस क्रिया को बोलते हैं फाइलिंग। तो आयन फाइलिंग जो है वो
एक नाउन है। आयन फाइलिंग का मतलब होता है लोहे को फाइल करने के बाद जो कचरा बचता है उसको आयन फाइलिंग बोलते हैं। तो अगर इस किसी इमेज में अपने को दिखेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। शायद इसमें दिख रहा है ये जो धूल है या फिर इसमें दिख रहा है क्या? सो अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा है यहाँ पे किसी इमेज में, लेकिन आयन को जब आप ऐसे घिसते हो तो उसका जो फाइलिंग निकलता है कचरा या फिर डस्ट, उसको बोलते हैं आयन फाइलिंग। तो आयन फाइलिंग कैसे दिखता है? आयन फाइलिंग कुछ ऐसे दिखता है, पाउडर देखो ऐसा घसने के बाद, ठीक है। तो क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या किया, ये आयन फाइलिंग्स लिया और उसके साथ उसने क्या किया देखते हैं। आयन फाइलिंग स्प्रिंकल्ड अराउंड द वायर arrange themselves in concentric circles with the wire at the as the center। 4.1c में भी डिपिक्ट किया है। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया होगा, बाय द वे ये लोअर स्टैंडर्ड्स में भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हम पढ़ेंगे इसको, अभी टेक्स्ट बुक में लिखा है। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, ये जो वायर है, वायर जा रही है ऊपर, सॉरी वायर नहीं जा रही ऊपर, करंट जा रहा है ऊपर वायर में, और उसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया जिसको बीच में से छेद बनाया, यहाँ से ऐसे छेद बनाया और उसको ऐसे परपेंडिकुलर रखा वायर के, और इसके ऊपर से उसने आयन फाइलिंग्स छिड़के, स्प्रिंकल आयन फाइलिंग्स। तो आयन फाइलिंग्स स्प्रिंकल करने के बाद वो रैंडम पोजीशन में थे जब करंट नहीं था, ठीक है। और करंट पास करने के बाद जो आयन फाइलिंग्स है वो ऐसे सर्कुलर शेप ले लिया, आयन फाइलिंग्स ने ऐसे सर्कुलर शेप ले लिया। ऑफ कोर्स ये जो कार्डबोर्ड है उसको टैप करना पड़ा, टैप 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 टैप। अगर अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो, अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा है तो आयन फाइलिंग्स अपने आप शेप ले लेगा, लेकिन अगर करंट का वैल्यू कम है तो उसको टैप करना पड़ता है। टैप करने के बाद ये जो आयन फाइलिंग्स है वो सर्कल्स का शेप ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिटन फ्रॉम दिस पॉइंट up to this point। Oersted concluded that moving charges or currents produce a magnetic field in the surrounding space। तो जैसे मैंने शुरुआती कुछ हिस्से में बोला था कि ओयरस्टेड ने इन्फर किया कि वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इसलिए है क्योंकि ये बार मैग्नेट, ये कंपास नीडल जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो करंट जो है, करंट के साथ साथ ऑयस्टेड ने लिखा है मूविंग चार्जेस, मोर फंडामेंटल लैंग्वेज। तो करंट बेसिकली क्या है, मूविंग चार्जेस। तो ऑयस्टेड ने क्या बोला कि ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि मूविंग चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। सो दिस इज व्हाट द जिस्ट इज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मूविंग चार्जेस जो है, जो करंट होता है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास निर्माण करता है। फॉलोइंग दिस देयर वाज इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन। अभी ये जो है ऑब्जर्वेशन इतना मिला, उसके ऊपर इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, मतलब बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। In 1864, the laws obeyed by electricity and magnetism were unified and formulated by जेम्स मैक्सवेल। सो अभी देखो जो इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन है, इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन अपने को मिला, ठीक है। इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन, इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट?
मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है करंट की वजह से। बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि फैराडे नाम का एक व्यक्ति था, उसने फाइंड किया कि मैग्नेट की वजह से भी करंट तैयार होता है, उल्टा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग होना चाहिए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन ये एक चीज है, बी बाय आई और आई बाय बी। और ऑफ कोर्स चार्ज जो है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हाईली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बहुत कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए गए, ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस नोट किए गए। और इन ऑब्जर्वेशंस के तहत 2 3 4 5 लॉज बन रहे थे, ठीक है। और उन लॉज में से जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उसने सारे लॉज को इकट्ठा किया और लिखा कि जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है एंड मैग्नेटिज्म, पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, सारे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को 4 लॉज में एकत्रित किया जा सकता है, 4 लॉज। सो 4 लॉज गवर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम साथ में ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि लिए ये दो अलग चीजें नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही सही शब्द है, क्योंकि लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी अभी हमने देखा, और ये भी एक चीज है जो हम बाद में देखने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन 4 लॉज में किया जा सकता है, और कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड किसी एक लॉ से या उससे ज्यादा लॉ से रिलेटेड हो सकता है। सो नॉट मोर देन 4 लॉज आर रिक्वायर्ड। तो ये चीज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की कौन से साल में? 1864 में, 1864, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है यूनिफाइड, जो मैंने अभी भी कहा, अलग अलग लॉस थे, उसको यूनिफाई कर दिया और एकत्रित कर दिया। Who then realized that light was electromagnetic waves? So वो जो 4 इक्वेशंस लिखे, जो बाद में हम पढ़ेंगे समय आने पर, उन 4 लॉस के बेसिस पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो उससे पहले क्या था, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट इज वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज स्टिल इज। बट उसका एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डिस्क्रिप्शन मिल गया है, और वो डिस्क्रिप्शन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने फाइंड किया। उसने क्या बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अभी तक ये थियरी स्टैंड कर रही है, अभी तक किसी ने इसको डिस्प्रूव नहीं किया है। और इसके बहुत सारे थियोरेटिकल प्रूफ भी है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने खुद ने प्रूव किया थियोरेटिकली कि वो जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट। सो there is a proof that light is an electromagnetic wave, a theoretical proof. So this was a finding which is a revolutionary finding, so to speak, क्योंकि ये छोटा मोटा फाइंडिंग नहीं है। ये लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जो हम देखेंगे बाद में समय आने पर। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो आई गेस इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद जो सेक्शन 4.2 है वो अगले वीडियो में रखेंगे। सो रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज and produced by J.C. Bose and G. Marconi by the end of 19th century. अभी ये जो सेंटेंस है वो हम
टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं आज के ज़माने में, लेकिन ये कोई छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है। रेडियो वेव्स डिस्कवर होना मतलब बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि लिए एक्शन एट ए डिस्टेंस was discovered, was invented, action at a distance, discovered ही बोल सकते हैं, invented नहीं बोल सकते, action at a distance। यानी आप किसी एक जगह से दूसरी जगह कुछ चेंज ला रहे हो विदाउट टचिंग। रेडियो के डिस्कवरी से पहले ये इम्पॉसिबल था, आई मीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आप बार मैग्नेट से सिक्के मूव कर सकते हो बिना बार मैग्नेट को सिक्कों से टच किए। सो इफ देर इज अ कॉइन हियर एंड देर इज अ बार मैग्नेट हियर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये मान लो निकल से बना हुआ है और समथिंग लाइक दैट विच इज अट्रैक्टिव टू अ मैग्नेट, सो विदाउट टचिंग द कॉइन यू कैन मूव द कॉइन, दिस इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। लेकिन मैसेज कर सकते हो क्या, या फिर कुछ और समथिंग मोर revolutionary can you do at action at a distance which is more sophisticated than a bar magnet and a coin। तो वो चीज पॉसिबल हुई रेडियो के डिस्कवरी के बाद। सो जब रेडियो नया नया डिस्कवर हुआ होगा तभी लोगों में बहुत सारा उत्साह पैदा हुआ होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ तो मैसेज भेज रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और वेव्स के थ्रू, बेसिकली that is the thing। So radio waves were discovered by Hertz, और ये जो हर्ट्स साइंटिस्ट था उसने भी एक शानदार काम किया है, क्योंकि उसने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है उसका इक्वेशंस पढ़ा, चारों इक्वेशंस जो उसने लिखे थे वो इक्वेशंस उसने पढ़े, और उस इक्वेशंस को पढ़ने के बाद उसने एक चीज़ प्रेडिक्ट की कि अगर एक स्पार्क गैप निर्माण किया जाए और यहाँ पे स्पार्क पैदा किया जाए तो दूसरे जगह पे, यहाँ पे बाय द वे सोर्स है, ठीक है, एसी सोर्स, तो दूसरे जगह पे स्पार्क अपने आप पैदा हो रहा है विदाउट एसी सोर्स। तो यहाँ का स्पार्क जो हम निर्माण कर रहे हैं खुद, जो एक इंसान निर्माण कर रहा है, उस स्पार्क की वजह से यहाँ पे एक स्पार्क पैदा हो रहा है जो किसी को टच नहीं कर रहा, जिसको बैटरी भी जुड़ी नहीं है। तो ये चीज़ हर्ट्स ने की थी, और इसी चीज़ की वजह से रेडियो डिस्कवर हुआ। तो हर्ट्स ने बोला कि ये जो चीज़ है वो रेडियो की वजह से हो रही है। बेसिकली ये जो रेडियो वेव से इतने स्ट्रांग थे कि स्पार्क पैदा हो रही थी, और ये स्पार्क जो है वो एकदम ऐसी दिख नहीं रही थी, इसको लेंस लेके एकदम अंधेरा करके एक छोटा सा स्पार्क बन रहा था। सो दैट इज व्हाट हर्ट्स डिड, बट द फैक्ट दैट ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट इज ब्रिलियंट इन इटसेल्फ, क्योंकि कोई मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट डिवाइस नहीं कर पा रहा था, हर्ट्स ने किया। सो हर्ट्स in a sense approved, or we can say endorsed or validated Maxwell's equations। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके कुछ तो है, रेडियो वेव्स करके कुछ तो है, ऐसा एस्टेब्लिश हो चुका था। और उसके बाद मार्कोनी करके एक साइंटिस्ट है जिसने रेडियो वेव्स को यूज करके मैसेजेस कैसे भेजे जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो पूरा सिस्टम इन्वेंट किया। सो जिसके बारे में आप देख सकते हो यूट्यूब में, अगर जाओगे मार्कोनी रेडियो वेव्स इन्वेंशन लिख दो, बहुत कुछ देखने मिलेगा। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट डाल दो, बहुत कुछ देखने मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। A remarkable scientific and technological progress took place in the 20th century। Of course, रेडियो वेव इन्वेंट करने के बाद
बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ। सबसे सिंपल वाला टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस था वो था वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी, अगर आप नए जनरेशन को के हो तो आपको शायद ये वॉकी टॉकी मतलब क्या है मालूम नहीं होगा। वॉकी टॉकी बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन जैसा रहता है, जो एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में बात कर सकते हैं। तो वेव्स भेजे जा सकते हैं, वेव्स रिसीव किए जा सकते हैं। सो यहाँ से लेकर स्मार्टफोन तक बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। This was due to our increased understanding of electromagnetism and the invention of devices for production, amplification, transmission, detection of electromagnetic waves. So ये पूरा नॉलेज जो है वो नॉलेज मिलने के बाद ही हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया और बाद में इन्वेंशंस किए, डिवाइसेस बनाए जो प्रोडक्शन करे, एम्पलीफिकेशन करे, ट्रांसमिशन करे और डिटेक्शन करे। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स। सो ये पूरा एक मतलब बहुत बड़ा फील्ड है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको शॉर्ट में बोला जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। जैसे जैसे कि अभी अभी हमने देखा वॉकी टॉकी बना, उसकी वजह से बाद में रेडियो बना, बाद में जो कार होती है रिमोट कंट्रोल वाली कार, रिमोट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल कार में क्या होता है, एक रिमोट होता है और एक गाड़ी होती है, टॉय गाड़ी होती है। तो गाड़ी को छुए बगैर हम यहाँ से जॉयस्टिक मूव करके गाड़ी को चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो वेव्स है वो गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में रिसीवर है वो पिकअप कर लेता है वेव्स, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट तैयार होता है जो उसको मोटर को घुमाता है और गाड़ी आगे चलती है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इज दैट ओके? दिस इज very interesting. So, in this chapter, we will see basics to all this what we discussed so far. तो आगे क्या लिखा है देखते हैं. In this chapter, we will see how magnetic field exerts forces on moving charged particles like electrons, photons, and current carrying wires. We shall also learn how current produce magnetic fields. We shall see how particles can be accelerated to very high energies in a cyclotron. पहले यहाँ तक बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले मतलब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, उनमें से एक है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है अगर चार्ज मूव हो रहा हो तो, और वो किस तरीके से एक्सर्ट करता है उसको पढ़ेंगे। बाद में वी शैल लर्न हाउ करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बाद में करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इस चैप्टर में। और उसके आगे भी लिखा है कि साइक्लोट्रॉन जैसे एक चीज है, इट इज देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सीलरेट चार्जेस, यानी चार्जेस को भगाना और उसको एक्सीलरेट करना, ये साइक्लोट्रॉन का काम है। तो साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है वो देखेंगे। वी शैल स्टडी हाउ करंट्स एंड वोल्टेजेस आर डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर। तो करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगेगा और वो डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है वो देखेंगे। इन दिस एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन मैग्नेटिज्म वी अडॉप्ट द फॉलोइंग कन्वेंशन। तो अभी ये सब देखेंगे हम, इस चैप्टर में यहाँ पे लिख दिया है। और इस चैप्टर में कन्वेंशन यूज होगा। वो कन्वेंशन है कि एक करंट और अ फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय अ डॉट। तो अगर कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है एरो, ये तो मैंने स्क्रीन के प्लेन में बना दी। अगर मुझे कोई ऐसा एरो बनाना है जो स्क्रीन से परपेंडिकुलर हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्योंकि परपेंडिकुलर एरो तो मैं बना नहीं सकता। तो उस परपेंडिकुलर एरो को हम ऐसे डिपिक्ट करेंगे, जो आपकी ओर आ रहा है, towards the reader, perpendicular to the plane of the paper. So this means perpendicular to paper, towards reader। ठीक है? और इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक एरो बना सकते हैं, यानी एरो जो प्लेन को परपेंडिकुलर तो है लेकिन पेपर के अंदर जा रहा है, अपने से दूर जा रहा है, तो उसको हम डिपिक्ट करेंगे ऐसे। So this is perpendicular to paper or screen away from reader।
ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन यूज हुआ है इस चैप्टर में। तो जहां जहां ऐसा तुमको डायग्राम दिखेगा, डिपिक्शन नोटेशन दिखेगा, वहां वहां तुमको समझना है कि ये एक एरो है जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। और अगले वीडियो में हम सेक्शन 4.2 देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्री सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।